हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय की जो सब्जेक्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सिलेबस है उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल तीनों तरह का सिलेबस है। तो जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पहला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम से पहले आपको ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा और निश्चित रूप से आपके लिए परीक्षा में लाभदायक रहेगा। कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से आप कर पाओगे। और देखिए, इन क्लासेस का आपको ये फ़ायदा ये रहेगा, देखिए कुछ फैक्ट जो हैं वो ज़रूर छूटेंगे, ये हम मानते हैं, लेकिन इस क्लास का फ़ायदा ये रहेगा कि कम समय में आप चैप्टर से संबंधित ओवरव्यू आप ले सकते हो और आपकी जो भी अध्ययन सामग्री है, नोट्स हैं, जिन किताबों के माध्यम से आप अध्ययन कर रहे हो, तो उनको पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पूरी क्लास को जरूर देखिए और क्लास को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय संस्कृति, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति का अर्थ और अवधारणा क्या होती है। देखिए, संस्कृति शब्द संस्कृत की क्र धातु में सम उपसर्ग बनाकर बना है, यानी क्र धातु में संग उपसर्ग बनाकर बना है संस्कृति। और इसका क्या होता है? परिष्कृत करना। परिष्कृत करने का मतलब ये होता है कि निखरना या निचोड़ निकालना या एक रिजल्टेंट परिणाम निकालना, यह संस्कृति का अर्थ होता है। तो संस्कृति शब्द जो है वो संस्कृत की क्र धातु में संग उपसर्ग लगाकर बना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई संस्कृति वास्तव में क्या हो सकती है, तो यह मनुष्य द्वारा विकसित वह जीवन शैली है। यानी संस्कृति क्या है? मनुष्य द्वारा विकसित वह जीवन शैली है जो समाज, धर्म, कला, भाषा, मान्यताओं, रहन सहन, विचारों, परंपराओं को समेटे हुए है। यानी हम संस्कृति में क्या पढ़ते हैं? हम संस्कृति में पढ़ते हैं समाज को, धर्म को, कला को, स्थापत्य को, भाषा को, हमारे मान्यताएं क्या रही हैं उनको, रहन सहन को, किस तरह का रहन सहन रहा है, किस तरह की विचारधाराएं रही हैं, किसी समाज की कौन कौन सी परंपराएं रही हैं, इन सभी बातों का जो मेल जोल होता है, समन्वय होता है या संगठित रूप होता है, वही क्या होती है? संस्कृति होती है। तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो गया कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति वह होती है जो समाज, धर्म, कला, भाषा, मान्यताओं, रहन सहन, विचारों और परंपराओं को समन्वित रूप प्रदान करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। अब हम बात करें संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और विशेष रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है प्राचीनता और निरंतरता। इसका अर्थ ये होगा कि भारतीय संस्कृति बहुत पुराने समय से चली आ रही है और लगातार आज तक ये क्या है? विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक की सतत धारा में भारतीय संस्कृति क्या हो रही है? चली आ रही है। तो ये भारतीय संस्कृति की प्रारंभिक विशेषता है। दूसरा है धार्मिकता और आध्यात्मिकता। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, शुरू से लेके और अब तक आध्यात्मिक विचारों का समावेश रहा है और धर्म का अनुसरण करते हुए भारतीय संस्कृति क्या हुई है? आगे बढ़ती रही है। तो भारतीय संस्कृति में क्या पाया जाता है? धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी धर्म और आत्मा की खोज करती है भारतीय संस्कृति। तीसरा जो मुख्य विशेषता क्या है? समावेशी और सहिष्णु दृष्टिकोण। समावेशी का मतलब ये हुआ कि भाई भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों के जो विचार हैं उनको भी समाहित किया गया। अलग अलग जगह के लोग जहाँ भारत में आकर रहने लगे, तो उनके रहन सहन को भी भारतीय संस्कृति ने अपनाया। और सहिष्णु दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को उपेक्षित भावना से भारतीय संस्कृति में कभी भी नहीं देखा गया है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का, सभी रहन सहन का, सभी संस्कृतियों का क्या किया गया है? सम्मान किया गया है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति समावेशी और सहिष्णु दृष्टिकोण रखती है, अर्थात विभिन्न मतों का इसमें समन्वय पाया जाता है। और अगर हम बात करें सामाजिक संगठित जीवन, यानी भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। 4 वर्णों में समाज को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और आश्रम व्यवस्था भी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। जीवन को 4 आश्रमों में क्या है? बांटा गया है। तो उसके आधार पर भारतीय संस्कृति जो है वो समाज का एक संगठित रूप
बनाती है। और शुरू से जो भारतीय संस्कृति चली आ रही है वो समाज के संगठित रूप के आधार पर ही चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में कला का विकास हुआ है, साहित्य का विकास हुआ है और विज्ञान में भारतीय संस्कृति ने एक उत्कर्ष जो उन्नति है वह की है। तो हम समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन है, लगातार निरंतर चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है। भारतीय संस्कृति में समावेशी और सहिष्णु दृष्टिकोण पाया जाता है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक संगठित जीवन मिलता है। कला, साहित्य और विज्ञान में भी भारतीय संस्कृति में क्या हुई है, उन्नति हुई है। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि भाई कहाँ पर किस तरह से उन्नति हुई है। अब हम बात करें भारतीय संस्कृति के मुख्य स्रोत क्या हैं, यानी किन आधारों पर हमने भारतीय संस्कृति को जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक के जीवन में यानी प्राचीन काल में जो है वो भारतीय संस्कृति कैसी रही है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के नगर, मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन, मोहरें, मूर्तियां और धातु उपकरण, यानी हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें उसके जनजीवन, उनके रहन सहन के तरीके, इन सभी के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य और गुप्तकालीन स्तूप, यानी मौर्य काल में और गुप्त काल में जो स्तूप बनाए गए उनसे हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिरों से, गुफाओं से और मूर्तियों से हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो देखिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता से जानकारी मिल रही है। मौर्यकालीन और गुप्तकालीन स्तूप हैं, मंदिर हैं, गुफाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनके माध्यम से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो पहला जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वह क्या है, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है भारतीय संस्कृति को जानने का साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आरण्यक के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषद के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करें महाकाव्य, रामायण और महाभारत से भी हमें भारतीय संस्कृति के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यानी 2 महाकाव्य हैं हमारे हिंदू धर्म में सबसे बहुत अच्छे पूजनीय महाकाव्य हैं ये, रामायण और महाभारत। बौद्ध साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य कौन कौन से होते हैं, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जैन साहित्य, आगम, कल्पसूत्र, श्वेतांबर और दिगंबर जो ग्रंथ हैं उनसे हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनसे भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण, मेगास्थनीज का विवरण है, फाहियान का विवरण है, हिंसांग का विवरण है और एवनतूता का विवरण है। इनके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। देखिए इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। किसका, कहाँ का रहने वाला था, यह मोरक्को का क्या है, रहने वाला था। तो ये क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृति के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। महाकाव्य, रामायण और महाभारत। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य में आगम, कल्पसूत्र, श्वेतांबर और दिगंबर ग्रंथ। धर्मशास्त्र स्मृति में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विदेशी विवरण में मेगास्थनीज का विवरण, फाहियान का विवरण, हिंसांग का विवरण और इब्न बतूता के विवरण। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हमें भारतीय संस्कृति के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल जो रहा है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली मतलब ये होता है कि 90 डिग्री के कोण पर ये क्या है, सड़कें पाई जाती थी। नालियों का उचित प्रबंधन सिंधु घाटी सभ्यताओं में मिलता है। वास्तुकला के बारे में बात करें तो ईंटों से बने घर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और अन्नागार भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो पशुपति महादेव की पूजा होती थी, मातृदेव की पूजा होती थी और पेड़ पौधों की सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा होती थी। लेखन और कला के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसको खोजा तो गया है लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। मोहरों पर चित्र बने हुए हैं और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। पूछा जा सकता है कभी
कि नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो कौन सी सभ्यता से मिली है, तो वो मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। व्यापारिक और समृद्ध शहरी जीवन वहाँ पर पाया जाता था, यानी दूसरे नगरों से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या होता था, व्यापार होता था। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्राचीन भारत में क्या हुई, विकसित हुई। तो ये हमने एक फास्टली समझा है, इसका ओवरव्यू हमने लिया है, इसके डिटेल अध्ययन हम अलग क्लास में हम पढ़ेंगे। तो एक बड़ा चैप्टर है, तो एक हमने आइडिया लिया है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था। अब हम बात करें वैदिक संस्कृति के बारे में, तो वैदिक संस्कृति का समय काल कब से कब तक रहा है, 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति का समय काल रहा है। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का रहा है। इसमें क्या था, धार्मिक विश्वास। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ होते थे, देवताओं की स्तुति पूजा की जाती थी। कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, इंद्र, अग्नि और वरुण की जो है पूजा की जाती थी। लोग कबीलाई जीवन जीते थे, ये इम्पोर्टेंट है। कबीलाई जीवन मतलब लोगों का निवास जो था वो स्थायी नहीं था, आज यहाँ रह रहे हैं, कल दूसरी जगह रह रहे हैं, परसों किसी और जगह रह रहे हैं। और गाय धन का मुख्य स्रोत थी। ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी वो धन का क्या थी, मुख्य स्रोत थी। जिसके पास जितनी गाय वह उतना ही क्या था, उस समय अमीर था। सामाजिक व्यवस्था में गोत्र थे, कुल थे, कबीले थे और वर्ण व्यवस्था की क्या हुई, शुरुआत हुई। याद रखिए, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बनी, शुरुआत होती है। और प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था बनी वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण बने, 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में गाय पालना, कृषि और पशुपालन प्रमुख आर्थिक जीवन के साधन थे। तो खेती करना और पशुपालन करना ऋग्वैदिक काल का प्रमुख आर्थिक जीवन था। सरल यज्ञ पद्धति थी। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में सम्मानजनक थी। कुछ उस समय विदुषी महिलाएं भी रहती थी, जैसे गात्रेयी और गार्गी और मैत्रेयी। उस समय की ऋग्वैदिक काल की जो महिलाएं थी विदुषी महिलाएं थी। तो उससे ये पता चलता है कि स्त्रियों को भी वेदों को अध्ययन करने का मतलब मौका दिया जाता था। उस समय स्त्रियां भी पढ़ाई करती थी, तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो क्या थी, उचित थी, अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल में क्या प्रमुख घटनाएं होती हैं, सबसे पहला धर्म में परिवर्तन। यज्ञ प्रक्रिया जो थी वो जटिल हो गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या थी, सरल यज्ञ प्रक्रिया थी। और पुरोहितों का प्रभुत्व हो गया, यानी कि ब्राह्मणों का उस समय क्या हो जाता है, प्रभुत्व हो जाता है समाज पर। दार्शनिक विचार कौन कौन से थे, आत्मा और ब्रह्म का दार्शनिक विचार आया, पुनर्जन्म का विचार आया और मोक्ष की अवधारणा विकसित होती है उत्तर वैदिक काल में। तो इम्पोर्टेंट है ये कि भाई आत्मा का विचार, पुनर्जन्म का विचार, मोक्ष की अवधारणा, ये सब कब आते हैं, उत्तर वैदिक काल में। समाज में वर्ण व्यवस्था क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जन्म के आधार पर हो जाती है। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या आती है, गिरावट आती है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, सम्मानजनक, और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या आ जाती है, गिरावट आती है। शिक्षा प्रणाली की बात करें तो शिक्षा प्रणाली आश्रम व्यवस्था थी, आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी और गुरु शिष्य परंपरा का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था शिक्षा प्रणाली के दौरान। कृषि का विस्तार हुआ ऋग्वैदिक काल में और स्थायी जीवन हुआ। देखिए, जहाँ उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन विकसित होता है और ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलाई जीवन जीते थे, मतलब आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहाँ, परसों किसी तीसरे स्थान पर। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है बस्तियाँ बसने लग गई, नगर बसने लग गए और लोग स्थायी जीवन क्या है, व्यतीत करने लगे। उपनिषदों का उदय होता है, आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा का क्या होता है, विकास होता है। तो उपनिषद कब बने, उत्तर वैदिक काल में, और वेद कब बने, ऋग्वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं बौद्ध एवं जैन संस्कृति के बारे में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ये बौद्ध एवं जैन संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म का समय काल कितने, 563 ईसा पूर्व से और 483 ईसा पूर्व तक इनका समय काल रहा है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग की बात की, मध्यम मार्ग की बात की, अहिंसा और करुणा पर क्या दिया, बल दिया। तो अष्टांगिक मार्ग पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्थापत्य में बात करें तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बिहार, चैत्य गुफाएं, ये सब किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध परिषदें, 4 बौद्ध परिषदें बैठक हुई। प्रथम राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। ये बौद्ध संगीति जिनको बोला जाता है। पहली कहाँ हुई? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। देखिए इनके बारे में डिटेल क्लास हमने ले रखी है। तो इसमें देखिए हम एक आइडिया के रूप में पढ़ते चलेंगे कि भाई भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति कैसी थी, उन सभी के बारे में। यानी एक ओवरव्यू जो आइडिया है हमें लग जाता है कि भाई बौद्ध धर्म कैसा था, जैन धर्म कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ऋग्वैदिक काल कैसा है, उत्तर वैदिक काल कैसा है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हम ये एक फास्टली हम इसका क्या कर रहे हैं, आप ऐसे मान सकते हो, इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए अब हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इन्होंने 5 महाव्रत के बारे में बताया, 3 रत्नों के बारे में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में जैन धर्म में बताया गया। 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा की जाती है। 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभदेव हैं। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। वास्तुकला के बारे में बात करें तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। साहित्य के बारे में बात करें तो जैन साहित्य क्या होता है? आगम है, कल्पसूत्र है और टीका है, जैन साहित्य हैं। तो जिससे हमें जैन धर्म के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो इसके जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी क्या हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। अब हम बात करें मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं। देखिए मौर्य काल जो है इसका जो समय रहा है 322 ईसा पूर्व से और 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल का समय रहा है। इसमें अशोक का धम्म, अशोक ने धर्म की बात की, नैतिकता की बात की, उसे क्या माना गया? धम्म माना गया। इसमें नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता पर आधारित अशोक के धम्म का विकास हुआ। तो सहिष्णुता का मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों का सम्मान किया गया, और अशोक ने अपनी प्रजा को अच्छे आचरण की बात की जिसे नैतिकता बोला गया, और अहिंसा मतलब हिंसा न करने का अशोक ने प्रण लिया। तो ये सारी बातें थी, क्योंकि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे, तो अशोक इससे बहुत दुखी हुआ। तो उसने ऐसा प्रण लिया कि मैं इन भविष्य में हिंसा नहीं करूँगा। स्तंभलेख, शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कला और साहित्य से हमें मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सांची का स्तूप, अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में, उससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल में शिक्षा के जो प्रसिद्ध केंद्र थे वो कौन कौन से थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय और उज्जैन जो है वह उज्जैन नगरी शिक्षा के क्या थे? प्रमुख केंद्र थी। अब हम बात करें गुप्तकालीन संस्कृति कैसी थी। गुप्तकाल का जो समय है 319 ईसा पूर्व से 550 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का जो समय है वो गुप्तकाल कहा जाता है। गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का या प्राचीन भारत का गोल्डन एज, स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो विकास है वो गुप्तकाल में, प्राचीन भारत में गुप्तकाल में ही हुआ था। गुप्तकाल में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण होता है, मतलब हिंदू धर्म दोबारा से पुनर्जीवित होता है, दोबारा से हिंदू धर्म जो है वो फैलता है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म फैल रहे थे। तो उनके बाद जो हिंदू धर्म का पुनर्जागरण होता है वो गुप्तकाल में होता है। वैष्णव धर्म, शिव और शक्ति की उपासना होती है गुप्तकाल में। साहित्य के बारे में बात करें तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत की रचना की। बाणभट्ट और विष्णु शर्मा ने अपनी अपनी रचनाएं गुप्तकाल में की। विज्ञान के बारे में बात करें, विज्ञान में बहुत उत्कृष्ट उन्नति होती है गुप्तकाल में। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, खगोल विज्ञान के बारे में बताया, पृथ्वी की गोलाई के बारे में बताया। भरामीर ने बृहद संहिता लिखी। चित्रकला में बात करें तो गुप्तकाल में अजंता की गुफाओं का विकास होता है। अजंता की गुफाएं कब बनी है? गुप्तकाल में। मूर्तिकला में मथुरा और नागर शैली का निर्माण होता है। मूर्तिकला में कौन सी शैली का निर्माण होता है? मथुरा शैली और नागर शैली का निर्माण कब होता है? गुप्तकाल में होता है। और गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय कला एवं स्थापत्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। किसके बारे में? मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव था, मथुरा शैली पर भारतीय प्रभाव था, और अमरावती शैली का विकास हुआ है। तो प्राचीन भारत में गांधार शैली,
मथुरा शैली और अमरावती शैली का क्या है मूर्तिकला में विकास होता है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ प्राचीन भारत में बनती हैं और बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों का भी क्या होता है विकास होता है। तो प्राचीन भारत में कौन कौन सी शैली बनती है? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण होता है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण होता है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों का क्या होता है निर्माण होता है। ये भारतीय कला एवं स्थापत्य की बात होती है प्राचीन भारत में मूर्तिकला में। अब हम स्थापत्य की बात करें तो मौर्य काल में अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है, स्तूपों का निर्माण हुआ है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण, नागर शैली में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण होता है। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मदुरई और कांची के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप, विहार और गुफा, सांची, बराबर की गुफा का निर्माण होता है। और हिंदू मंदिर उत्तर भारत में नागर शैली में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में हिंदू मंदिरों का क्या होता है निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत में मुख्यतः मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में, और दक्षिण भारत में जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में। चित्रकला के बारे में बात करें तो अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्र जो हैं वह विकसित होते हैं। चित्रकला में मतलब जो भित्ति चित्र हैं उनका विकास होता है प्राचीन भारत में, अजंता में, एलोरा में, बाघ की गुफाओं में। धार्मिक जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित चित्रों का क्या है विशेषता उसमें बताई गई है। तो जो प्राचीन भारत में जो चित्र ज़्यादातर बने हैं वो किस पर बने हैं? धार्मिक जीवन पर और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित चित्रों का क्या हुआ है विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं साहित्य और शिक्षा के बारे में। तो प्राचीन भारत में साहित्य जो है और शिक्षा कैसी थी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत में वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, धर्म, दर्शन और समाज का दर्पण है। यानी वेद के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से हमें दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया है और त्रिपिटक के रूप में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य को प्राकृतिक भाषा में आगम ग्रंथ लिखे गए हैं। जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। संस्कृत साहित्य किसने लिखी? कालिदास ने, भास ने और बाणभट्ट ने संस्कृत में अपने साहित्य में क्या की? रचना की। प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं? तक्षशिला गांधार में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नालंदा मगध में, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। विक्रमशिला बिहार में और वल्लभी गुजरात में। तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा के प्रमुख क्या रहे हैं? केंद्र रहे हैं। दर्शन और धर्म के बारे में बात करें तो देखिए प्राचीन भारत में 6 दर्शनों के बारे में बात होती है। वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। दोबारा सुनो, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। औपनिषदिक विचार आते हैं ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष के बारे में। विचार जो है वो उत्तर वैदिक काल में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। गीता में कर्म पर जोर दिया गया है, भक्ति और ज्ञान योग का क्या है? समन्वय है। तो गीता एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कर्म पर फोकस किया गया है और गीता भक्ति और ज्ञान का क्या है? एक समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था थी, यानी समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम थे। यानी जीवन को 4 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में सम्मानजनक थी, लेकिन बाद में क्या है? गिरती चली जाती है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या होती है? गिरावट होती है। और ये हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में क्या होती चली जाती है? गिरावट होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विश्व को देन क्या है। देखिए, धर्म और दर्शन, यानी कि बौद्ध धर्म और हिंदू विचारों का एशिया व यूरोप पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनका जो विकास हुआ तो वो पूरे एशिया और यूरोप पर क्या छोड़ते हैं? अपना प्रभाव छोड़ते हैं। गणित और विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति होती है, शून्य की खोज की जाती है, दशमलव प्रणाली, खगोल शास्त्र का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। तो वर्तमान समय में हम बहुत सारी गणनाएं इनके माध्यम से कर पाते हैं। साहित्य और कला का विकास हुआ, कालिदास की रचनाएं, मंदिर और स्थापत्य का क्या होता है? विकास होता है। तो ये हमारे विश्व को क्या है?
देन है। बहुत प्रसिद्ध हमने साहित्य लिखे हैं, बहुत अच्छे हमने स्थापत्य का विकास किया है, अच्छी मूर्तिकला का विकास किया है, बहुत अच्छे चित्रों का विकास किया है। ये सब हमने क्या है विश्व को दिया है, और यह सब क्या है प्राचीन भारतीय संस्कृति की विश्व को एक देन है। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में अध्यात्म की प्रधानता है। समन्वयशीलता यानी विभिन्न धर्म और मतों का सहअस्तित्व भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। शाश्वत मूल्य है भारतीय संस्कृति का। सत्य, अहिंसा और धर्म पर क्या विश्वास रखती है भारतीय संस्कृति। परिवर्तनशीलता यानी समय के अनुसार भारतीय संस्कृति में क्या होता रहा है, बदलाव होता रहा है। तो प्राचीन भारत से लेकर और अब तक जो है भारतीय संस्कृति क्या है, लगातार बदलती आ रही है, लेकिन अपने मूल रूप को आज भी वह बनाए हुए धार्मिक जीवन और आध्यात्मिकता को। चलिए, अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने न केवल भारत की आत्मा को गढ़ा, बल्कि समस्त विश्व को आध्यात्म सिखाया, नैतिकता बताई, कला, सहिष्णुता, समरसता का संदेश दिया। यानी कि भारतीय संस्कृति जो है वो आध्यात्मिकता का, नैतिकता का, कला का, सहिष्णुता और समरसता का क्या देती है, संदेश देती है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज भी यह भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो भारतीय संस्कृति जो है वो अपना एक गहरा प्रभाव समाज में छोड़ती है, और यही भारतीय संस्कृति की क्या है, विशेषता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो पहला चैप्टर है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, जिससे आप फास्टली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें जरूर पूछें। नमस्कार, धन्यवाद।